प्रधानमंत्री ने भाजपा के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं। जनसेवा और विकसित राष्ट्र का संकल्प। आदित्य साहू ने रांची के कुच्चू में पार्टी का फहराया झंडा। आईआईटी आईएसएम धनबाद में आज से वैश्विक नवाचार पर 2 दिवसीय इनोवेटिव कार्यक्रम। राज्यपाल उद्घाटन सत्र में लेंगे हिस्सा। 150 से अधिक नवाचार होंगे प्रदर्शित। रामगढ़ में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस को कामयाबी। 7 अपराधी गिरफ्तार। हथियार, कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद। मुठभेड़ में 1 अपराधी भी घायल। और रांची में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड का पहला मैच आज। राजगीर में राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी में झारखंड का जीत से आगाज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। भाजपा का आज 47वां स्थापना दिवस है। इस सिलसिले में झारखंड समेत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश को भी सुना गया। भाजपा परिवार के सभी वरिष्ठ जन और मेरे प्यारे कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां हम पार्टी को अपनी मां मानते हैं। इसलिए पार्टी का स्थापना दिवस हमारे लिए ये केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं होता, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक भावुक अवसर होता है। ये दिन हमें पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है कि पार्टी ने हमें राष्ट्र सेवा का सौभाग्य दिया। मैं आप सभी को, देश भर के कोटि-कोटि भाजपा कार्यकर्ताओं को, भाजपा के विशाल समर्थन करने वाले मेरे देश के सभी नागरिकों को भाजपा स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं इस अवसर पर पार्टी के संस्थापकों और वरिष्ठों को भी आदरपूर्वक याद करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे जी, जेना कृष्णमूर्ति जी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, पी परमेश्वरन जी, कबींद्र पुरकायस्थ जी, ऐसे अनगिनत उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसी सभी विभूतियों को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जन सेवा और विकसित राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहराया। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में फैले सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी पार्टी हमेशा इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत से प्रेरित होकर समाज की सेवा करने में सबसे आगे रही है।
हमारे कार्यकर्ता अपनी निस्वार्थ सेवा, अटूट समर्पण और सुशासन के प्रति गहरे जुनून के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी विचारधारा और कार्यों से जुड़ सकें। हम उन अनगिनत कार्यकर्ताओं को भी याद करते हैं जिनके समर्पण, बलिदान और दृढ़ता ने दशकों से पार्टी के विकास को आकार दिया है। भाजपा एक ऐसी पार्टी के रूप में खड़ी है जो लोगों के कल्याण को अपने दृष्टिकोण के केंद्र में रखती है। ये हमारे केंद्र और विभिन्न राज्यों में किए जा रहे कार्यों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। भाजपा एक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारा सामूहिक संकल्प इस दृष्टिकोण को निरंतर आगे बढ़ाता रहे और भारत को प्रगति एवं समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। भाजपा के स्थापना दिवस के सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद हैं। इससे पहले श्री साहू ने रांची के उरमांझी अंतर्गत पैतृक आवास कुच्चू में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का झंडा फहराया। उन्होंने भाजपा की गौरवशाली यात्रा, समर्पण, सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को नमन किया। IIT ISM धनबाद में वैश्विक नवाचार को लेकर आज से 2 दिवसीय इनोवेटिव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख अनुसंधान और विकास मेले के रूप में आयोजित किया जा रहा है, ताकि अकादमिक शोध को प्रयोगशालाओं से निकालकर वास्तविक जीवन में उपयोगी और व्यावसायिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। इस 2 दिवसीय आयोजन में शिक्षा जगत, उद्योग, स्टार्टअप और निवेशकों को एक मंच पर लाने की कवायद की जा रही है। राउंड टेबल सेशन में देश भर के विभिन्न कंपनियों के CEO, IIT और NIT के निदेशक और अन्य अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस ग्लोबल इनोवेशन शोकेस में 150 से अधिक नवाचार प्रदर्शित किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की पहल को इस आयोजन से बल मिलेगा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने रजरप्पा मंदिर क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं जानी। सांसद ने कहा कि न्यायालय ने जो आदेश जारी किया है उसका वे स्वागत करते हैं। आदेश में सभी का ध्यान रखा गया है। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन अदालत के आदेश के चुनिंदा हिस्सों को ही लागू कर रही है, जो गलत है। इधर रजरप्पा मंदिर सर्वांगीण विकास ट्रस्ट के सचिव छोटू पांडे ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पूरा पालन किया जाएगा। जिला प्रशासन दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे ताकि उनका जीविकोपार्जन चलता रहे। ये रोजगार से जुड़ा हुआ है और अगर धार्मिक पर्यटन जो है जब भी बढ़ता है तो वहाँ से रोजगार भी बढ़ता है। लेकिन जिला प्रशासन ऐसा संज्ञान में लाया गया है कि केवल खाना पूर्ति करने में इंटरेस्ट रख रही है। तो हम लोग जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे सबसे पहले कि उस ऑर्डर के, हाई कोर्ट के ऑर्डर के संपूर्ण पार्ट को लागू किया जाए, जिसमें हाई कोर्ट ने इतना बढ़िया आदेश दिया है, जिसमें इस क्षेत्र के विकास का भी विषय है, भक्त के भी सुविधा का विषय है। यहाँ जो दुकान में जो काम करने वाले लोग हैं उनके विषय में भी हाई कोर्ट ने टच किया, तो सभी का भला हो, ऐसा हम लोग। धनबाद में होमगार्ड भर्ती की फिजिकल जांच परीक्षा शुरू हो गई है। प्रशासन का निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती परीक्षा पर जोर है। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन समेत अन्य अधिकारी बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस भर्ती परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। दौड़ और अन्य फिजिकल परीक्षाओं की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, ताकि फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सके। हाईटेक व्यवस्था में यह जांच व्यवस्था चल रही है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत में पेट्रोलियम और LPG की आवक लगातार जारी है। भारतीय जहाज ग्रीन आशा ने होर्मुज़ स्ट्रेट को जहां पार कर लिया है, वहीं एक अन्य LPG टैंकर ग्रीन सानवी आज भारत पहुंचेगा।
पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच एक और भारतीय झंडे वाला जहाज ग्रीन आशा ने हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद से इस समुद्री गलियारा से निकलने वाला यह नवा भारतीय टैंकर है। ये उपलब्धि भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीन आशा एक एलपीजी कैरियर है और इस पर 20,000 टन एलपीजी लदी हुई है। इससे पहले अगर बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो भारतीय टैंकर शिवालिक, नंदा देवी, पाइन गैस, जग लाडकी, जग वसंत, BW TYR, BW ELM हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत पहुंचे थे। वहीं आज भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी सफलतापूर्वक भारत पहुंचेगा। इस टैंकर में करीब 40,650 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए इसको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इधर ओपेक प्लस तेल समूह के 8 देशों ने वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता के लिए मई में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है। ओपेक प्लस तेल समूह के 8 देशों ने वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए मई में उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार इन देशों ने उत्पादन में 2.06 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। ओपेक प्लस समूह में शामिल देशों यानी कि सऊदी अरब, रूस, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने चेतावनी दी है कि तेल अवसंरचना पर हमलों से हुए नुकसान की भरपाई में काफी समय लगेगा और आपूर्ति को पहले के स्तर पर लाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले और समुद्री मार्ग में व्यवधान तेल की कीमतों को स्थिर रखने के प्रयासों को कमजोर करते हैं, जिससे उत्पादकों, उपभोक्ताओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। झारखंड चैम्बर्स की पहल पर रांची में ट्रेड फेयर का कल औपचारिक समापन हुआ। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने ट्रेड फेयर के आयोजन की सराहना की। श्री सेठ ने भरोसा जताया कि इस आयोजन से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और वोकल फॉर लोकल के अभियान को संबल मिलेगा। रामगढ़ में पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। रामगढ़ और हजारीबाग में लेवी वसूली और फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले एक आपराधिक गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। इनकी गिरफ्तारी के लिए पतरातू के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने अभियान चलाया, जिसमें यह कामयाबी मिली। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, कारतूस, मोबाइल, लैपटॉप और 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। जा रहा था और इसी क्रम में पतरातू से रेलवे फाटक जो कि बुरकुंडा की तरफ आता है, उस दरमियान हमारी टीम के द्वारा चेकिंग करने पर एक कार और एक बाइक को रोकने का इशारा किया गया। इसमें ये लोग भागने लगे और जिसमें कि बाइक सवार 2 व्यक्ति थे जो कि भागने में सफल रहे हैं, मगर कार जो थी उसको हमारी टीम के द्वारा उसको खदेड़ कर पकड़ा गया। टीम उस कार में 3 व्यक्ति सवार थे और जिसमें कि एक का नाम तुषार कुमार, एक मिथुन कुमार और अमन अंसारी, और इसमें तुषार कुमार के कमर में लोडेड पिस्टल था जो बरामद किया गया है। और कार की जो डिक्की में है लैपटॉप भी बरामद किया गया है। इसके अलावा उन लोगों से पूछताछ जब कराई से किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि MGCPL कंपनी जो 29 मार्च को इन्हीं लोग के द्वारा वहां रेकी करके और गोली चलवाया गया था, आज पुनः और रेकी कर रहे थे और किसी घटना को अंजाम देने के लिए उस क्षेत्र में आए हुए थे और हमारी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है। इधर पुलिस के साथ भुरकुंडा स्थित दोमुहान क्षेत्र में अपराधियों की मुठभेड़ हुई। इस दौरान पतरातू थाना प्रभारी अपराधी की गोलीबारी में बाल बचे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे एक अपराधी घायल हो गया।
मुठभेड़ स्थल से हथियार और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। घटनास्थल पर पहुंचे रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि ये अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में पहुंचे थे। घटनास्थल पे 2 पिस्टल पाया गया है, एक बैग पाया गया है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इस क्षेत्र में पहुंचा था, कहीं भी किसी को फायरिंग करने के लिए और या तो किसी को हथियार मुहैया कराने के लिए। और हमारी टीम के द्वारा त्वरित इस पर कार्रवाई की गई है और उसी जवाबी कार्रवाई में उसको 1 गोली लगी। धनबाद के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। फतेहपुर मोड़ पर एक तेज रफ्तार बालू लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसा, जिससे 5 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो है कोई हमको दौड़ाया वहां से, वो पेट्रोलिंग वाला का नाम ले रहा है और जो है भाग गया। बालू था उसका गाड़ी में लोड हुआ। पूर्ण रूप से जितना आदमी वहाँ दबा हुआ था सब चपेट में आ गया, दब गया था। सामने वो जेसीबी था, वहां से जेसीबी को बुलाए, वो जो है बहुत कोऑपरेट किया। गांव वाला ग्रामीण की मदद से सब हम लोग उसको उठाए। इसमें यहाँ प्रशासन को यहाँ सपोर्ट करना है रोड में कि आपको किसी को ऐसे भी है कि खुला डाला में बालू जाता है तो उसको कम से कम सेपरेट कर लेगा। आंख में भी उड़ता है, बहुत तरह के जनता को परेशानी होता है इसमें। और गाड़ी का आवाज बहुत रफ्तार है, अभी काम भी चल रहा है रोड का, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान देना है। बहुत सी जगह की दिक्कत होता है। तकरीबन 6 आदमी। इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में इस बार सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि डिजिटल क्रांति से बदलते भारत की एक नई तस्वीर देखने को मिली। नेशनल मेगा ट्रेड फेयर में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान जैसे देशों से आए व्यापारियों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। पूरे मेले में जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी भारत में तेजी से बढ़ता डिजिटल पेमेंट का ट्रेंड। विदेशी व्यापारियों के अनुसार यहाँ आने वाले ग्राहकों में लगभग 90% से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन भुगतान किया। वेलकम टू अफगानिस्तान स्टॉल। हमारे ड्राई फ्रूट्स है झारखंड रांची, बहुत अच्छा लगा। हमारे स्पेशल ड्राई फ्रूट्स है अफगानिस्तान का। आप लोग के सब स्वागत है। वेलकम टू अफगानिस्तान स्टॉल। आजकल ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं, डिजिटल सिस्टम बहुत है क्योंकि लोग के पास कैश नहीं रख सकते, इसीलिए हम डिजिटल ज़्यादा है सर, कैश नहीं देते इतना, सब डिजिटल में करते। अभी ऑनलाइन कर रहा है ज़्यादा, ऑनलाइन और नहीं तो क्रेडिट कार्ड से। कैश बहुत कम है, भारत ज़्यादा कर रहा है। भारत हमारा देश में अभी भी कैश ज़्यादा चलता है, ऑनलाइन भी चलता है लेकिन यह बहुत ज़्यादा है। यह जैसे चाय पीने के लिए भी 10 रुपया का ऑनलाइन देता है, हमारा देश में ऐसा अभी तक नहीं हुआ। मेले में हर स्टॉल पर QR कोड और डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध थी। लोग आसानी से UPI और मोबाइल वॉलेट के जरिए भुगतान करते नजर आए। मेले के प्रबंधक सदस्य ने बताया कि इससे न सिर्फ खरीदारी आसान होती है बल्कि समय की बचत भी होती है। वहीं उत्तराखंड से आए दुकानदार ने भारत की डिजिटल पहल की खूब सराहना की। देखिए, आज के देश में अगर बात किया जाए, पूरे झारखंड में डिजिटल पेमेंट बहुत दूर तक फैल चुका है। आप देखिए, अगर साधारणतः आप सब्जी भी खरीदने जाते हैं ना, तो वहाँ 50 रुपये की भी पेमेंट लोग डिजिटली करते हैं। तो डिजिटल पेमेंट पूरे झारखंड में, पूरे भारत में फैल चुका है। और इस चीज़ को देख के जो विदेश के हमारे व्यापारी हैं, अंदर से बहुत ही खुशी महसूस होता है उन्हें कि आज भारत डिजिटली इतना आगे बढ़ चुका है। और ये समस्त राज्य के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। ऑनलाइन पेमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करा जाता है, कैश बिल्कुल बहुत कम करते हैं। तो वो एक बहुत पॉजिटिव है हमारी कंट्री के हिसाब से। जैसे हमारी गवर्नमेंट बोलती है डिजिटल इंडिया की तरफ जाओ, तो रांची में मैंने चीज़ देखा है बहुत ज़्यादा, मतलब 80-90% हमारा सारा कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट पे है, जो सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे हिसाब से। तो इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में दिखा यह नज़ारा सिर्फ एक मेले तक सीमित नहीं है बल्कि यह बदलते भारत की तस्वीर है। डिजिटल इंडिया की पहल अब न सिर्फ देश के भीतर बल्कि दुनिया भर के व्यापारियों को भी प्रभावित कर रही है। रांची से सहयोगी सौरभ के साथ रविकांत की रिपोर्ट।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। धनबाद में भीषण गर्मी के दौरान जल संकट से निपटने और पेयजल आपूर्ति की निगरानी के लिए समाहरणालय में पीएचईडी और डीएमएफटी पीएमयू की संयुक्त जल सेवा टीम का गठन किया गया है। पेयजल व्यवस्था की सतत निगरानी करना और 72 घंटे के भीतर शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने बिरनी और सरिया प्रखंड अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के साथ साथ +2 उच्च विद्यालय भरकट्टा का भी निरीक्षण किया। उपायुक्त ने विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची स्थित रिम्स में एक महिला मरीज ने अपने HIV संक्रमित होने की जानकारी छिपाकर ऑपरेशन करा लिया है। बाद में रिपोर्ट सामने आने पर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के बीच संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई है। महिला पिछले करीब 3 वर्षों से HIV संक्रमित थी और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के जरिए इलाज करा रही थी। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के असुरहड्डी और डूबा के जंगल में सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम के भंडार होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इलाके के जंगलों और पहाड़ियों में ड्रिलिंग कर सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इसके बाद सभी ड्रिलिंग पॉइंट को चिन्हित कर सील भी कर दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम में ईस्टर का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न चर्चों में सुबह से ही विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग एकत्रित हुए और प्रभु ईसा मसीह के पुनर्जीवन की स्मृति में प्रार्थना की। इस अवसर पर गिरजाघरों को विशेष रूप से सजाया गया। रांची में मुक्ति संस्था ने जुमार नदी के तट पर 24 अज्ञात शवों का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। संस्था के सदस्यों ने रिम्स की शवगृह से शवों को जुमार नदी तट तक पहुंचाया, जहां धार्मिक रीति रिवाजों से शवों का अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। मुक्ति संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने सभी अज्ञात शवों को मुखाग्नि दी। खूंटी में भोक्ता झूलन के साथ साथ पिछले 9 दिनों से चल रहा शिवोपासना का ऐतिहासिक तोरपा मंडा संपन्न हो गया। इसके पूर्व भोक्ताओं ने दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर भक्ति और निष्ठा का परिचय दिया। झूलन के दौरान भक्तियों ने दर्शकों पर फूल वर्षा कर लोगों के मंगल की कामना की। पलामू जिले के पाकी थाना क्षेत्र के जोबला गांव में लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने बुजुर्ग को गोली मार दी। गोली उनके पैरों में लगी। इलाज के लिए बुजुर्ग को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार का आधुनिकीकरण पर खास जोर है। भारत अपनी तीनों सेनाओं में पहले ही लेगेसी और मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम्स के एक विविध मिश्रण का संचालन कर रहा है। एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस मुख्य रूप से एंटोनॉव AN-32 और IL-76 जैसे पुराने होते प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर है, जो अब अपनी समय सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। एयर डिफेंस में हाई एंड एरियल थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे सिस्टम शामिल किए जा रहे हैं। Su-30 MKI भी अभी भारत के फाइटर फ्लीट्स की रीढ़ बना हुआ है। हालांकि इसकी ऑपरेशनल लाइफ बढ़ाने के लिए अब इंजन ओवरहॉल्स की आवश्यकता है। स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रिसीजन वॉरफेयर का आधार रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधों के कारण इसकी शुरुआती रेंज लगभग 290 किलोमीटर तक सीमित थी। जमीन पर सेना धनुष गन जैसे आर्टिलरी सिस्टम के साथ साथ एंटी टैंक म्यूनिशंस और बैटलफील्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का संचालन करती है, लेकिन इन्हें अब रेंज, रिलायबिलिटी और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन में अपग्रेड की जरूरत है। समुद्र में कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग, रिकॉनेसेंस और बचाव के काम करती है, लेकिन तटीय इलाकों में काम करने के लिए उसे और तेज और वर्सेटाइल संसाधनों की आवश्यकता है। मौजूदा सिस्टम एक अच्छा आधार देते हैं, लेकिन नए खतरों से निपटने के लिए अब बेहतर रेंज, स्पीड, ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन जरूरी हो गया है।
तो मंजूरी के इस नए राउंड्स ऑफ अप्रूवल से आखिर क्या बदलेगा? भारत अपनी सैन्य शक्ति यानी अपने आर्सेनल में असल में क्या जोड़ने जा रहा है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कॉम्बैट, सर्विलेंस, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स को टारगेट करते हुए नए सिस्टम्स के वाइड स्पेक्ट्रम को मंजूरी दे दी है। इंडियन आर्मी के लिए की अप्रूवल्स में शामिल हैं एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम, रियल टाइम एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग के लिए, आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक एम्युनिशन, एंटी टैंक मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, सुरक्षित और फेल प्रूफ कम्युनिकेशंस सुनिश्चित करने के लिए, धनुष गन सिस्टम अपग्रेड्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी स्ट्राइक क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए, रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्वेलेंस सिस्टम्स, युद्ध क्षेत्र की बेहतर निगरानी के लिए, और वहीं इंडियन एयरफोर्स के लिए फोकस क्षमता और रखरखाव दोनों पर है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पुराने हो रहे AN-32 और IL-76 बेड़े को बदलने के लिए, एडिशनल S-400 सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस को और अधिक मजबूती देने के लिए, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, प्रिसीजन स्ट्राइक्स और ISR मिशंस को अंजाम देने के लिए, Su-30 एरो इंजन्स का ओवरऑल बेड़े की लाइफ और युद्ध तत्परता को बढ़ाने के लिए। उधर कोस्ट गार्ड के लिए हेवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स, स्पीड, कोस्टल पेट्रोल, निगरानी, सर्च, रेस्क्यू और लॉजिस्टिक्स के लिए। कुल मिलाकर इन सभी सिस्टम्स का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में भारत की कॉम्बैट रेडीनेस को मजबूत करना है। रांची में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी है। कल खेले गए मैच में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब ने जीत दर्ज की। मेजबान झारखंड आज प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। शाम 4:30 बजे से झारखंड और महाराष्ट्र के बीच यह मैच खेला जाएगा। इधर राजगीर में हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता चल रही है। झारखंड ने अपने पहले मैच में दादर एवं नागर हवेली को 1-0 से पराजित कर जीत से अपने अभियान की शुरुआत की है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भाजपा के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं। जनसेवा और विकसित राष्ट्र का संकल्प। आदित्य साहू ने रांची के कुच्चू में पार्टी का फहराया झंडा। IIT ISM धनबाद में आज से वैश्विक नवाचार पर 2 दिवसीय इनोवेटिव कार्यक्रम। राज्यपाल उद्घाटन सत्र में लेंगे हिस्सा। 150 से अधिक नवाचार होंगे प्रदर्शित। रामगढ़ में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस को कामयाबी। 7 अपराधी गिरफ्तार। हथियार, कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद। मुठभेड़ में 1 अपराधी भी घायल। और रांची में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड का पहला मैच आज। राजगीर में राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी में झारखंड का जीत से आगाज।